जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी के T-90 और T-72 टैंक्स के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय खरीद रही है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इंडियन नेवी ने बचाई पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की जान। भारत की प्राइवेट फर्म बना रही है भारत का पहला रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चीन के लेटेस्ट J-50 एयरक्राफ्ट की दिखी एक और नई तस्वीर। और L&T ने दिया तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम के लिए स्वदेशी 110 किलोन्यूटन वाले जेट इंजन को विकसित करने का प्रस्ताव। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आर्मी के T-90 और T-72 टैंक्स के लिए प्लेटफॉर्म बेस्ड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट की खरीद के लिए RFI जारी करी है। और RFI के मुताबिक इस तरह के 75 काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को लिया जाएगा, जिनकी डिलीवरी 36 महीनों के अंदर कंप्लीट होगी। और ये खरीद मुख्य रूप से UAVs के बढ़ते हुए थ्रेट को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न डे वॉरफेयर में टैंक्स के सर्वाइवेबिलिटी को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ की जा रही है। और आर्मी के जो T-90 और T-72 जैसे टैंक्स हैं तो उनको इस तरह के इक्विपमेंट से इक्विप्ड करने की अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी है। बाकी इन टैंक्स के लिए जो काउंटर UAV सिस्टम लिए जाएंगे तो उनमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज़ रहेंगी। और ये लगभग सभी तरह के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे, फिर चाहे वो FPV ड्रोन्स हो, स्वार्म ड्रोन्स हो, लॉइटरिंग UAVs हो या फिर कामिकाज़े ड्रोन। इसके अलावा आगरा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ड्रॉप के दौरान भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के पैरा जंप इंस्ट्रक्टर गंभीर रूप से घायल हुए थे और जिस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और हमारे इस वीर का नाम है वारंट ऑफिसर राम कुमार तिवारी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेमोन्स्ट्रेशन ड्रॉप के दौरान उनका पैराशूट सही तरह से ओपन नहीं हो पाया था और जिस वजह से उन्हें बेहद ही गंभीर चोटें आईं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले। सेंट्रल अरेबियन सी पर ऑपरेट करते समय इंडियन नेवी की वॉरशिप ने पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को क्रिटिकल मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना की मिशन डिप्लॉयड स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड ने ओमान कोस्ट के 350 नॉटिकल माइल्स ईस्ट पर ऑपरेट कर रही ईरानियन वेसल अल ओमिदी से डिस्ट्रेस कॉल को इंटरसेप्ट किया था। और जब नेवी ने आगे इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस वेसल का जो एक क्रू मेंबर है तो वो इसके इंजन पर काम करते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी था। और फिर जिसके बाद इंडियन नेवी की वॉरशिप ने तुरंत ही घायल क्रू मेंबर को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उस वेसल की तरफ रवाना होना शुरू किया। और उस घायल क्रू मेंबर को एक दूसरी वेसल में ट्रांसफर किया गया था जिसका नाम था FV अब्दुल रहमान हांजिया, जो कि ईरान की तरफ जा रही थी। और उस वेसल में 11 पाकिस्तानी और 5 ईरानियन पर्सनल सवार थे। और जो क्रू मेंबर घायल हुआ था तो वो भी बलूचिस्तान से था, जिसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए थे और उसके हाथों पर भी कई सारी इंजरीज थी और उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो गया था। फिर जिसके बाद मार्कोस कमांडोज के साथ इंडियन नेवी के मेडिकल ऑफिसर उस शिप पर उतरे और उस घायल क्रू मेंबर को जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करी। और फिर जिसके बाद वेसल के पूरे क्रू ने भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया समय पर वहां पहुंच के उनके साथी की जान बचाने के लिए। भारत की नागपुर बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है स्पेस फर्स्ट टेक्नोलॉजीज, तो इनकी तरफ से क्लेम किया गया है कि ये भारत के लिए रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने पर काम कर रहे हैं, जो कि भारत में किसी प्राइवेट फर्म द्वारा बनाया गया पहला रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। और कंपनी का क्लेम है कि उनका जो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये वर्टिकली टेक ऑफ करने के साथ साथ वापस से हॉरिजॉन्टली लैंड करने में सक्षम होगा और इसे 5 स्पेस मिशंस तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और वे अब इसके फुल स्केल मॉडल को विकसित करने पर काम कर रहे हैं और टाई-अप के लिए वे प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर्स के साथ भी ऑलरेडी बातचीत में। और उनका ये भी क्लेम है कि उनका लॉन्च व्हीकल बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि जहाँ एक तरफ इस तरह के व्हीकल्स के लिए जो ग्लोबल कॉस्ट है वो $10,000 पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ती है, तो वहीं उसके कंपैरिजन में उनके लॉन्च व्हीकल में कॉस्ट पड़ेगी केवल $3,000 पर किलोमीटर। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो पहला वर्जन है वो 12 महीनों के अंदर तैयार होने की उम्मीद है। और कंपनी ने इस लॉन्च व्हीकल पर जो कार्य है वो 2012 में ही स्टार्ट कर दिया था और 2014 में इसके जो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन थे वो तैयार हो गए थे। और उसके 2 वर्षों के बाद उन्होंने पेरिस में इसे डिस्प्ले भी किया था। और जब तक यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक वहाँ पे भी इसका कार्य चल रहा था, लेकिन वहाँ पे वॉर स्टार्ट होने की वजह से फिर उन्होंने अपने ऑपरेशंस भारत में शिफ्ट किए और भारत में शिफ्ट होने तक उनके इस व्हीकल का जो स्केल डाउन प्रोटोटाइप है वो तैयार हो गया था और अब इसके फर्स्ट वर्जन को तैयार किया जा रहा है। और एक बार पूरी तरह से तैयार होने के बाद स्पेस फर्स्ट टेक्नोलॉजीज का उद्देश्य है हर साल इससे कम से कम 20 लॉन्चेस करना और फैसिलिटीज़ को शेयर करने के लिए वे इसरो के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। चीन के J-36 के बाद अब जो उनका दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे फिलहाल अभी अनऑफिशियली J-50 का नाम मिला हुआ है और जिसे बनाया है चीन की शेंगयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने, तो अब इसकी भी कुछ लेटेस्ट इमेजेस सामने आई हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो इमेजेस सामने आई हैं ये कौन से टाइम की है और निश्चित रूप से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और यूँ तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी ऑफिशियली चीन की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन इसे भी J-36 की तरह ही 6th जनरेशन का फाइटर जेट बताया गया है।
और इसी बात की संभावना है कि चीन इन 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स के साथ अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस या फिर यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स के साथ कॉम्पीट करने के उद्देश्य के साथ ही काम कर रहा है। हालांकि चीन की लेटेस्ट एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है और इसकी पिक्चर देखकर केवल अनुमान ही लगाया जा रहा है। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने तकनीकी कौशल को काफ़ी चुपचाप तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया था और जिसके तहत उन्होंने गोबी डेजर्ट में एक मिसाइल डिफेंस टेस्ट कंडक्ट किया और इस टेस्ट के दौरान करीब 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक सिंगल टारगेट पर फायर की गई थी और जिसके माध्यम से वो देखना चाह रहे थे कि उनकी जो अत्याधुनिक रडार सिस्टम है तो क्या वो इस तरह के सैचुरेशन अटैक्स को डिफेंड करने में सक्षम है या नहीं। और क्लेम किया गया कि टारगेट को हिट करने से पहले चीन की नई डुअल बैंड फेज्ड एरे रडार सिस्टम ने 100% सक्सेस रेट के साथ सभी मिसाइल्स को सफलतापूर्वक डिटेक्ट और ट्रैक किया था। DRDO और एक प्राइवेट फर्म के कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई 7.62 × 51 mm कैलिबर वाली उग्रम असॉल्ट राइफल की 10 यूनिट्स अब ट्रायल्स के लिए BSF को हैंडओवर की जाएंगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो उग्रम है उसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर्स तक है, वजन 4 किलोग्राम से कम है और इसे हैदराबाद बेस्ड द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनरशिप के साथ विकसित किया गया है। इस राइफल में 20 राउंड की मैगजीन लगती है और इसमें सिंगल और ऑटोमेटिक दोनों ही तरह के फायरिंग मोड्स देखने को मिलते हैं और हाल फिलहाल में इसके कई सारे इंटरनल ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए हैं। और इस स्वदेशी असॉल्ट राइफल की खास बात यह है कि इसे केवल 100 दिनों के अंदर विकसित किया गया है। इसके अलावा ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक अभी हाल ही में जो CCS की तरफ से 156 LCH प्रचंड की डील को फाइनल अप्रूवल दिया गया था, तो इस मेगा डील के हिस्से के तौर पर HAL 25,000 करोड़ रुपीस तक का जो कार्य है वो प्राइवेट सेक्टर फर्म को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है और इस मेगा प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर्स को शामिल करने के लिए HAL जल्द ही टेंडर्स भी जारी करेगी और जिसमें हेलीकॉप्टर के अलग अलग सेक्शंस की मैन्युफैक्चरिंग का जो कार्य है वो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि LC तेजस वाले प्रोग्राम में भी किया गया। और LCH प्रचंड की डील का लगभग 40% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया जाने वाला है, जिससे डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम्स के लिए अब L&T ने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जेट इंजन को विकसित करने का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें L&T ऑफिशियल्स का कहना है कि वे अन्य प्राइवेट इंडियन फर्म्स के साथ मिलकर इस तरह के इंजन को विकसित करने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो कि भारत के भविष्य के फाइटर प्रोग्राम्स जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका को पावर दे। और L&T के प्रपोजल में पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन शामिल है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में छत्तीसगढ़ में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान CRPF के 76 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि CRPF को कब स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।